Welcome back friends in our YouTube channel Unix Life Sciences and today we will study about the Krebs cycle। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी कर ली थी ग्लाइकोलाइसिस के बारे में और आज हम स्टडी करेंगे क्रेब्स साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो रेस्पायरेशन पढ़ रहे थे हम लास्ट वीडियो लेक्चर से, तो उसमें हमने देखा था कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है स्टार्टिंग में और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ लिया है। यदि अभी तक आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। पायरुवेट एंटर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो पायरुवेट बनते हैं, यहाँ पर दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल बन गए एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। तो ये पायरुवेट को मॉलिक्यूल क्या करते हैं, यदि एनएरोबिक रेस्पायरेशन हो रहा है, देखो यहाँ पर जैसे ग्लूकोज है, ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल बन गए। अब यदि पायरुवेट एनएरोबिक रेस्पायरेशन में जाता है तो क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है और फर्मेंटेशन में या तो इथेनॉल का निर्माण होता है या लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। और यदि पायरुवेट एरोबिक रेस्पायरेशन में जाता है तो क्या होता है, साइटोप्लाज्म से वो कहाँ पर एंटर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन। और एरोबिक रेस्पायरेशन में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस साइकिल। तो आज हम क्रेब्स साइकिल के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। देखो क्रेब्स साइकिल की स्टडी करने से पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये क्या होता है, जैसे ही पायरुवेट का मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में वह पहले एसिटाइल कोएंजाइम में बदलता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम में कैसे बदलता है, डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, इसमें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो CO2 के रूप में बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर 3 कार्बन मॉलिक्यूल थे तो एसिटाइल कोएंजाइम में सिर्फ 2 ही कार्बन वाला मॉलिक्यूल बच गया। इन दी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स द पायरुवेट फर्स्ट ऑक्सीडाइज इनटू एसिटाइल कोएंजाइम। तो जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में पायरुवेट एंटर करता है तो पहले वो एसिटाइल कोएंजाइम में बदलता है। तो मैंने बता दिया एसिटाइल कोएंजाइम में कैसे बदलता है, डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा। द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम इज एन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये जो प्रोसेस होती है पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनने की प्रोसेस, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ पायरुवेट लॉस्ट एज CO2 व्हाइल द रिमेनिंग 2 कार्बन्स फ्रॉम द एसिटाइल कोएंजाइम है। यहाँ पर जो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो CO2 के रूप में बाहर निकल गया और 2 जो कार्बन के मॉलिक्यूल बचे पायरुवेट के वो एसिटाइल कोएंजाइम बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। दिस रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय हाई ऑर्गेनाइज्ड मल्टी एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अब ये जो रिएक्शन होती है पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनने की, यह एक एंजाइम के द्वारा कैटेलाइज की जाती है। उसका नाम क्या है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। इसमें एक से अधिक एंजाइम होते हैं। दिस एंजाइम इज असेंबली ऑफ 3 इंडिविजुअल। तो इसमें क्या होते हैं, 3 एंजाइम होते हैं। 3 कौन कौन से एंजाइम होते हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज एंड डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। ये तीनों एंजाइम मिलकर एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको बोलते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, ये जो पायरुवेट है इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम। पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन मॉलिक्यूल। और इस दौरान एक NADH मॉलिक्यूल का निर्माण भी होता है जो कि एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। तो अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से एसिटाइल कोएंजाइम का सिंथेसिस होता है। तो इसको हम 4 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है इसकी, पायरुवेट लूजेज CO2 एंड HETPP इज फॉर्म्ड। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, पायरुवेट थायमिन पायरोफॉस्फेट के साथ मिलता है और यहाँ पर एक CO2 मॉलिक्यूल निकलता है और किसका निर्माण हो जाता है, हाइड्रोइथाइल TPP का निर्माण हो जाता है। तो ये हाइड्रोइथाइल TPP है वो क्या करता है, लिपोइक एसिड पर अपना ये एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर कर देता है और वापस से थायमिन पायरोफॉस्फेट तो अलग हो जाता है और अपने एसिटाइल ग्रुप को कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, लिपोइक एसिड पर। तो दूसरी इसकी जो स्टेज है वो क्या है, हाइड्रोक्सीथाइल ग्रुप इज ट्रांसफर्ड टू लिपोइक एसिड एंड ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म एसिटाइल
डाईहाइड्रोलिपोएमाइड। तो ये किसका निर्माण हो गया? डाईहाइड्रोलिपोएमाइड, क्योंकि लिपोइक एसिड पर क्या ट्रांसफर हो गया? हाइड्रोइथाइल ग्रुप। अब नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट थर्ड स्टेप में एसिटाइल ग्रुप इज ट्रांसफर टू कोएंजाइम में। अभी जो एसिटाइल ग्रुप है वो क्या हो जाता है? कोएंजाइम ए पर ट्रांसफर हो जाता है। और लास्ट फोर्थ स्टेप में क्या होता है? डाईहाइड्रोलिपोएमाइड इज रीऑक्सीडाइज। ये जो डाईहाइड्रोलिपोएमाइड बना है वो वापस से रीऑक्सीडाइज होता है, और रीऑक्सीडाइज होने के दौरान क्या होता है? एक NADH का मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। और NADH क्या है? एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है जिसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होता है कंप्लीटली, और इससे ATP का निर्माण होता है। अब यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया? एसिटाइल कोएंजाइम है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में क्या करेंगे? ये करेंगे क्रेब्स साइकिल में एंट्री। तो अब हम स्टडी करेंगे क्रेब्स साइकिल के बारे में। देखो क्रेब्स साइकिल के बारे में देखते हैं। क्रेब्स साइकिल आल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। डिस्कवर्ड बाय H.A. क्रेब। एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर ये साइकिल का नाम पड़ा है। H.A. क्रेब नाम के साइंटिस्ट थे जिन्हें इस खोज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था 1953 में। दिस साइकिल अकर्स इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया साइटोसोल इन प्रोकैरियोट्स। तो ये जो क्रेब साइकिल चलता है वो कहाँ पर चलता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलता है। साइटोसोल इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में भी क्रेब साइकिल चलता है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो वो रिएक्शन कहाँ पर चलती है? साइटोसोल में। नेट रिजल्ट ऑफ क्रेब साइकिल इज प्रोडक्शन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। इसमें क्या होता है? यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करता है क्रेब साइकिल में, और लास्ट में क्या एसिटाइल कोएंजाइम किस में कन्वर्ट हो जाता है? CO2 के 2 मॉलिक्यूल बना देता है। क्योंकि यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन थे, तो दोनों कार्बन क्या हो जाते हैं? CO2 के रूप में बाहर निकल जाते हैं। इट कंप्लीट्स इन फॉलोइंग 8 स्टेप। ये 8 चरणों में पूर्ण होता है क्रेब साइकिल। तो नेक्स्ट देखते हैं क्रेब साइकिल की। तो ये देखो, ये हमारे पास क्रेब साइकिल है। तो क्रेब साइकिल में क्या होता है? सबसे पहले देखो, ये हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए है, जो कहाँ से प्राप्त हुए? हमें पायरुवेट के डीकार्बोक्सिलेशन से। तो एसिटाइल कोएंजाइम के कितने कार्बन है? 2 कार्बन है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो ये क्या करता है? एक 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल से संगठित होता है। तो 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल कौन सा है? ऑक्जेलो एसीटेट, जिसको हम OAA भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है? सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की उपस्थिति में सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल था, और ये एसिटाइल कोएंजाइम में हमारे पास 2 कार्बन मॉलिक्यूल था। दोनों संगठित होकर कंडेंस्ड होकर सिट्रेट का निर्माण करते हैं, जो कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब ये जो सिट्रेट बना है वो अकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में आइसोमराइज रिएक्शन करता है। तो पहले क्या करता है? इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो सिस एकोनिटेट बनता है। सिस एकोनिटेट बनता है, उसके तुरंत बाद में क्या करता है? वापस से वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, और लास्ट में आइसोसिट्रेट का निर्माण हो जाता है। तो इस दौरान क्या हुआ? यहाँ पर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप था ये अपने पड़ोसी कार्बन पर ट्रांसफर हो गया है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? आइसोमराइजेशन। तो आइसोमराइजेशन के द्वारा क्या बना? सिट्रेट से क्या बन गया हमारे पास? आइसोसिट्रेट। अब देखो, ये जो आइसोसिट्रेट है वो क्या करता है? इसमें होता है एक डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन में पता है हमें क्या होता है? CO2 बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर जो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो, ये देखो यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एलिमिनेट हो गया, किसके रूप में? CO2 के रूप में बाहर निकल गया। और इस दौरान क्या होता है? एक NADH का भी फॉर्मेशन होता है। तो एक NADH का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट क्या होता है? अब जैसे ही डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो किसका निर्माण हो जाता है? अल्फा कीटो ग्लूट्रेट का। इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप कम है इससे, आइसोसिट्रेट से। तो ये जो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बना है ये भी तुरंत एक और डीकार्बोक्सिलेशन करता है, और डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा किसका निर्माण कर लेता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम है। और ये रिएक्शन कौन से एंजाइम की उपस्थिति में होती है? अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। और इस दौरान भी एक और NADH का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम काउंट करते जाएंगे। एक NADH का निर्माण यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया। ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है जो बाद में ऑक्सीजन की उपस्थिति में कंप्लीट ऑक्सीडाइज होकर ATP का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे ही डीकार्बोक्सिलेशन होता है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट का, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन गया। अभी सक्सिनाइल कोएंजाइम ए क्या करता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट हो जाता है?
सक्सिनेट में, और इस दौरान क्या बनता है, एक जीटीपी का मॉलिक्यूल बनता है। जीटीपी भी क्या होता है, एटीपी की जैसे ही होता है और उसके बराबर एनर्जी रिलीज करता है। नेक्स्ट ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्यूमरेट में चेंज हो जाता है और इस दौरान एक एफएडी का रिडक्शन होता है और एफएडीएच2 का निर्माण हो जाता है। अब ये जो फ्यूमरेट है वो फ्यूमरेज एंजाइम की उपस्थिति में मेलेट में कन्वर्ट हो जाता है और लास्ट में मेलेट वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्जेलो एसीटेट, और लास्ट वाली रिएक्शन में भी एक और NADH का निर्माण होता है। तो अब हम देखते हैं इसमें कहाँ पर NADH का निर्माण हो गया। जो ये ऑक्जेलो एसीटेट बन गया, स्टार्टिंग में 4 कार्बन का मॉलिक्यूल इसमें काम में आया था, तो लास्ट में वापस से इसका रीजनरेशन हो गया, तो ये वैसे की वैसे प्राप्त हो गया। और जब दूसरा कोई एसिटाइल कोएंजाइम में आएगा तो दूसरा साइकिल इसमें स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें देखते हैं कि कहाँ पर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले NADH, एक NADH का निर्माण यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर हो गया। तो 3 तो NADH का निर्माण हो गया, इसमें 3 NADH का निर्माण हो गया और एक GTP का निर्माण हो गया, एक GTP हो गया और एक FADH का निर्माण हो गया, तो एक FADH का निर्माण हो गया। ये कब निर्माण हो रहा है, जब यहाँ पर हम एक एसिटाइल कोएंजाइम ए ले रहे हैं। तो हमें पता है 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए से ये भी सब डबल बन जाएंगे, तो 6 NADH बन जाएंगे, 2 GTP बन जाएंगे और 2 FADH बन जाएंगे। लास्ट में हम इसका ओवरव्यू देखते हैं, नेट रिएक्शन ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट। जो पायरुवेट का डीकार्बोक्सिलेशन होता है उसकी नेट रिएक्शन देखते हैं। देखो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल आते हैं, कहाँ से, ग्लाइकोलाइसिस से। तो ये क्या करते हैं, 2 कोएंजाइम ए के साथ 2 NAD को यूज में लेते हुए 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण कर देते हैं और साथ में 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और 2 NADH के मॉलिक्यूल भी बन जाते हैं। एंड हमें पता है 2 NADH से कितनी एनर्जी, तो कितनी ATP बनेगी, एक NADH से 2.5 ATP बनती है। 2.5 × 2 कितने ATP हो जाएंगे, 5 ATP का निर्माण हो जाएगा जब ये बाद में ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट ऑक्सीडाइज होगा। तो नेक्स्ट है नेट रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, 2 एसिटाइल कोएंजाइम में आते हैं, 6 NAD आते हैं, 2 FAD आते हैं और 2 GDP आते हैं और 6 वाटर मॉलिक्यूल भी आते हैं। प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, 4 CO2 मॉलिक्यूल, 6 NADH बनते हैं, 2 FADH2 बनते हैं, 2 GTP बनते हैं और 2 वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। तो इसमें क्या क्या बनते हैं एनर्जी मॉलिक्यूल के रूप में, NADH2, FADH2 और GTP। तो NADH का पता है हमें, एक NADH से 2.5 ATP बनेंगे, तो टोटल ATP कितने बनेंगे, 2.5 × 6 कितने हो गए, 15, तो 15 तो ये हो गए। 1.5 × 2 कितने हो गए, 3 एंड 2 GTP वैसे की वैसे आ जाएंगे, तो कितने हो गए टोटल 20। तो यहाँ पर क्रेब्स साइकिल में यहाँ पर 20 और 5 यहाँ पर, तो टोटल कितने हो गए, 25 ATP का निर्माण इसमें होता है। यदि पायरुवेट के बाद में क्रेब्स साइकिल देखें तो कितने बनते हैं इसमें, टोटल 25 ATP। तो अब हम देखते हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से टोटल कितने ATP बनते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमने पढ़ लिया था कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP का निर्माण होता है, नेट 7 ATP का लाभ होता है। और क्रेब्स साइकिल में कितने ATP का निर्माण हो रहा है, 25 ATP का। तो टोटल कितने हो गए, 32 ATP। तो इस प्रकार से जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का अणु का ऑक्सीडेशन होता है कंप्लीटली, तो उससे 32 ATP का निर्माण होता है। तो आज हमने स्टडी कर ली क्रेब्स साइकिल के बारे में। अब नेक्स्ट स्टडी करेंगे ETH साइकिल के बारे में। तो आई होप ये आपको क्रेब्स साइकिल वाला अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद।